हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम आप देखो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह चैप्टर समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो क्लास 6 इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से में याद करें, फिर से याद करें में है प्रश्न एक। देखो 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो देखो इसका उत्तर आप लिखोगे असंतुष्ट होने के कारण क्या थे। ठीक है, यानी कि 1870 से और 1880 के दशक में जो ब्रिटिश लोग थे वो ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट क्यों थे, यानी कि उनकी मतलब एक तरह से उनकी इच्छाओं का हनन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो असंतुष्ट होने का कारण, जैसे कि 1878 में यहाँ पर आप देखो आर्म्स एक्ट पारित किया गया। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, जिससे भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि इस एक्ट के तहत 1878 यहाँ पर आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता है ना। उसके बाद देखो 1870 में वर्नाक्युलर एक्ट पारित किया गया और इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया। और अगर किसी अखबार में कोई यहाँ पर आप देखो आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति क्या कर लेती थी, जब्त कर लेती थी। आगे देखो 1883 में सरकार ने यहाँ पर आप देखो इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया और लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। और इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। अब देखो कितनी यहाँ पर उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी हो रही थी। ठीक है, भारतीय लोगों के साथ। आगे देखो प्रश्न 2 है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो यानी कि जिसको आज हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं वो किन लोगों के पक्ष में थी उस वक्त। ठीक है, तो उत्तर आप लिखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला पॉइंट आप लिखोगे इसमें, कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। आगे देखो शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे कब्जे थे। ठीक है, गोरे काबिज थे, यानी कि जो गोरे लोग थे वो थे अधिकतर नौकरियों पर। कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। आगे आप देखो यहाँ पर है आपके पास आक्स एक्ट, जो यहाँ पर आपका है निरस्त करने का अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दी जाने की मांग कब की गई। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 और 1970 में 159 थी। आगे आप देखो प्रश्न 3 है आपके पास, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। ठीक है, जो पहला विश्व युद्ध था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो देखो भारत पर क्या क्या प्रभाव उसके पड़े थे। तो आप लिखोगे इस युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। जो ब्रिटिश भारत सरकार थी उसकी जो व्यय थी, यानी कि उनका जो एक तरह से आप देखो संपत्ति थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर यहाँ पर आप देखो कर बढ़ा दिया था। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सैनिक व्यय को बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जीवन मुश्किल हो गया। यानी कि आप देखो जो ब्रिटिश भारत सरकार थी उसको बहुत सारे यहाँ पर खर्चे उठाने थे, आर्मी का खर्चा, ठीक है, बाकी ये सब युद्ध जो सामग्री होती है इसका खर्चा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कर बढ़ा दिए। ठीक है, जिससे कि आम जनता जो थी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलें पैदा होने लगी। प्रश्न आगे पॉइंट 3 देखो आप, इस युद्ध ने औद्योगिकरण, जो औद्योगिकरण वस्तु थी जैसे कि जूट के बोरे, ठीक है, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी और इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी, जिसका कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। फिर देखो प्रश्न 4 है आपके पास, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो देखो उत्तर आप लिखोगे 1940 में जो मुस्लिम लीग की मांग, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में, अब देखो ये जो हेडिंग है यहाँ पर, ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग की मांग, इसको आप थोड़ा मतलब बोल्ड करके लिख सकते हो इसे हेडिंग में। फिर आप लिखोगे 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव
में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में, यहाँ पर आप देखो, मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। आगे आप देखो, आइए विचार करिए, आपका अगला टॉपिक है, इसमें आपके पास प्रश्न 5 है। मध्यमार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो देखो, मध्यमार्गी कौन थे, इसमें आप लिखोगे कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यमार्गी थे और इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। आगे आप देखो, संघर्ष का इनका किस तरह का, मतलब इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, ये आपको दिया है। तो देखो, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे तथा उन्हें दूर करेंगे, ठीक है। उनको लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो पढ़े लिखे सभ्य हैं, ठीक है, तो वो भारतीय के दुख दर्द को समझेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे। ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा यहाँ पर आप देखो मनवाने में विश्वास रखते थे। ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। आगे आप देखो, प्रश्न 6 है आपके पास, कांग्रेस में यहाँ पर आप देखो आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो अंतर इसमें क्या थे, आप यहाँ पर देखो, नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों के को प्रयोग करना चाहते थे, जबकि यहाँ पर आप देखो गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। नरमपंथी ये लोगों के एक तरह से गुट, आप देखो, ठीक है। नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी, ठीक है, क्योंकि वो नरम थे, नाम ही उनका देखो नरमपंथी था यहाँ पर, ठीक है। वो समझते थे कि उनकी न्याय संगत जो मांगे थी उनको मान लेगी सरकार, जबकि जो गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। अब नरमपंथी और गर्मपंथी यहाँ पर दो तरह के विचारधाराओं वाले लोगों को बताया गया है। एक मतलब जिनका व्यवहार जो था थोड़ा नरम टाइप का था, ठीक है, और ये जो गर्मपंथी थे इनका व्यवहार थोड़ा उग्र तरह का था, ठीक है, गुस्सैले एक तरह से आप समझ सकते हो। नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास रखते थे, जबकि गर्मपंथी उनके इस तरीके के विरोधी थे, ठीक है। वो समझते थे कि ये लोग प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं द्वारा नहीं समझेंगे। आगे आप देखो, ये लोग यानी कि जो अंग्रेज थे, ठीक है। प्रश्न 7 देखो, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। आगे आप देखो, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? तो उत्तर आप लिखोगे इसका, असहयोग आंदोलन के कारण। इसमें आप लिखोगे, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घोरबंदी की गई, ठीक है, घेराबंदी की गई। और आंध्र प्रदेश के यहाँ पर गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर अनेक अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था, ठीक है। आगे आप देखो, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों, जो गुरुद्वारे थे उनके, ठीक, गुरुद्वारे होते हैं आपने देखे होंगे सिखों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। और असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया। आगे आप देखो, लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। आगे देखो, प्रश्न 8 है आपके पास, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? अब जो गांधी जी थे उन्होंने, आपने देखा होगा, जो नमक कानून था उसको तोड़ने का उन्होंने फैसला क्यों दिया? तो देखो, नमक कानून तोड़ना, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था, ठीक है, यानी कि सरकार ही उसका उत्पादन करती थी और उसका बिक्री करती थी, किसकी? नमक की। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, ठीक है। अब देखो, नमक ऐसी चीज होती है जो हर एक व्यक्ति की नीड होती है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि नमक के बिना खाना भी बिल्कुल बेस्वाद होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी सोचते थे कि, और अन्य जो राष्ट्रवादी थे उनके अनुसार भी नमक पर टैक्स लेना बहुत गलत था, ठीक है, एक तरह से पाप था, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दंडी तक पैदल चलकर, ठीक है, आपने सुना होगा दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, और उनके साथ जो और भी थे उनके साथी पैदल चलकर गए और वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया उन्होंने, ठीक है, यानी कि तोड़ दिया। आगे देखो, प्रश्न आपके पास, 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान का जन्म किस प्रकार हुआ। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए,
ठीक है। फिर देखो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया और 1946 के प्रांतीय चुनावी लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली और इससे क्या हुआ, लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। आगे देखो, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया गया और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, ठीक है। और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप याद करें कि पाकिस्तान का जन्म किस प्रकार हुआ था, ठीक है। फिर देखो, आइए करके देखें, मैं आपके पास एक 10वां प्रश्न है, ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। पता लगाइए कि आपके शहर जहाँ पर आप रहते हो, किसी जिले में, ठीक है, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया और किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उनका नेतृत्व किया। आपके इलाके में आंदोलन को कौन सी सफलताएं मिली, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से आंदोलन आपके वहाँ आज जहाँ आप रहते हो वहाँ पर हुए थे, ठीक है। ये आपको स्वयं करना होगा। आप जहाँ पर रहते हो, आप नेट पे बैठे हो, ठीक है, गूगल पे बैठे हो, तो आप सीधा सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। अपने शहर का नाम लिखें, ठीक है। फिर देखो प्रश्न 11 आपके पास, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं 2 सहभागियों या नेताओं के जीवन और यहाँ पर आप देखो कृतित्व के बारे में पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। तो देखो उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह 1777 और 1858 बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के एक जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में संग्राम की यहाँ पर आप देखो कमान संभाली और 2 दिन बाद आरा पर कब्जा कर लिया। फिर देखो 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़े गए अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली ग्रेड, ठीक है, की सेना को हराया था और 26 अप्रैल 1958 को अपने गांव में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। फिर आप देखो सरोजनी नायडू, तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू, ठीक है। तो भारत कोकिला भी सरोजनी नायडू को कहते हैं, ठीक है। 13 फरवरी 1800 यहाँ पर आप देखो 79 और 2 मार्च 1949 यहाँ पर आप देखो 49 एक विशिष्ट कवयित्री और अपने समय की महान यहाँ पर आप देखो वक्ताओं में से थी, ठीक है। वक्ता यानी कि जो भाषण देते हैं, ठीक है। 1898 में उनका विवाह गोविंद राजुल नायडू से हुआ जो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और नमक सत्याग्रह एवं उसके बाद के अन्य संघर्षों में उनकी अग्रणी भूमिका रही, ठीक है। वह कई वर्षों तक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा रही तथा इससे जुड़े जो स्वयं सेवकों की प्रशिक्षण देती रही, ठीक है। उनको जो उनके स्वयं सेवक थे उनको वो प्रशिक्षण देती रही। वह 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि वर्तमान में जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं कि गवर्नर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। ये भी आपको पता है कि प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, सरोजनी नायडू, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।